हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि केमिस्ट्री की आज स्पेशल क्लास लगाई जा रही है आपके लिए। केमिस्ट्री की आपके लिए स्पेशल क्लास लगाई जा रही है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जाएगी अब क्लास, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये क्लास हो नहीं रही थी। आज जो है क्लास लग जाएगी। तो केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब से जल्दी जल्दी रिवीजन क्लास करना शुरू करेंगे। 2 से 3 दिन में लगभग लगभग पूरा जो भी है ख़त्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे नोट करो कि जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। जैसे आदर्श धातु हो गया, तो आदर्श धातु मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो 100% दक्षता कोई चीज़ देती नहीं है, लेकिन देती है तो वो आदर्श धातु कहलाती है। लेकिन कोई अभी नहीं दे सकता। जैसे कार्नो इंजन है, उसकी बात हुई थी कि 100% दक्षता देता है, वो नहीं देता लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। जो परमाणु होता है उसके नाभिक का आकार कितना होता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो 10⁻⁻15 इसका आकार होता है। और 10⁻−10 है। यहाँ पे मैंने देखो बार बार में पावर नहीं लिखे, -10 -5 -9 लिख दिया, तो ये पावर है, ठीक है। अब इसको मैं 10⁻−15 नहीं लिख के एक फर्मी लिखूँ, एक फर्मी लिखूँ तो भी मेरा गलत नहीं होगा, कि बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे नाभिक आ गया, मैं यहाँ पे परमाणु का लिख दूँ, मैं यहाँ पे परमाणु को साइज लिख दूँ। परमाणु की साइज कितनी होती है? 10⁻−10, ठीक है, ये होती है। तो देखो इसको क्या लिखते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता सभी को पता है, जॉन डोल्टर थे। उन्होंने क्या समझाया था? परमाणु अविभाज्य करना, परमाणु को डीपली समझाया था। लेकिन जो परमाणु की नाभिक की खोज है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। लेकिन ये क्या पूछा? परमाणु सिद्धांत पूछ रहे हैं, मतलब परमाणु के बारे में कौन विस्तार से बताया था? वो बताया था जॉन डोल्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है? ये सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा कण होता है कि जिसकी स्थिति भी नहीं और वेग भी नहीं, दोनों का युगपत होता है, वो निर्धारण नहीं कर सकते अपन। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत सभी को पता है, सभी को पता है कि हाइजेनबर्ग का ये अनिश्चितता सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो 2n² से निकालो, 2n² से। तो 20 का पूछ है तो देखो 20 में तो देखो 1 रखोगे तब क्या आएगा? 2 आएगा, 2 रखोगे 2 का 4 और 8 आएगा, 3 रखोगे तो 3 3 9 18 आएगा। लेकिन 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 चलो मान लिए यहाँ पे 18 आते हैं, तो देखो 18 ज़्यादा हो जाते होते हैं, नहीं होते? होते हैं ना। तो 18 ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 18 ज़्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 2 8 तो अपना सही है। तो 2 8 तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब ऑप्शन रह गए, ये रह गया और ये रह गया, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट अपन यदि 10 रखते हैं लास्ट के भाज्यतम कोष में, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये आ जाती है कि अष्टक पूर्ण हो सकता है, उसमें अष्टक पूर्ण हो रहा था 8 और 2 से। देखो यदि अपन यहाँ पे 7 और 3 लिखते तो अष्टक पूर्ण नहीं होता, 10 भी लिखते तो अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा था, अष्टक से ज़्यादा हो गया। लेकिन यदि 8 और 2 रखते हैं तो अपना अष्टक भी पूर्ण हो जाता है और बढ़िया जच भी जाता है। इसलिए इस प्रकार इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन की प्रक्रिया किसके लिए उत्तरदायी होती है? ये पूछा जा रहा है। तो सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, हाइड्रोजन बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, परमाणु बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, या फिर ओल। देखो जो विखंडन होता है वैसे तो सभी को पता है, विखंडन का मतलब ये होता है ब्लास्ट। तो इससे कुछ ना कुछ ऊर्जा ज़्यादा रूप में मुक्त होती है। तो ये लेकिन होती किसके लिए? परमाणु बम के। परमाणु बम में जो ऊर्जा होती है उसको मुक्त कराने के लिए ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी को पता है कि हाइड्रोजन बम होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित विखंडन, अनियंत्रित, नियंत्रित संलयन या अनियंत्रित संलयन। देखो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर काम करेगा? अनियंत्रित संलयन। और परमाणु अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि वो विखंडन की प्रक्रिया पर काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है। क्या है इसके जो डे है वो कितने हैं? 10 दिन है, ठीक है। इसका अभिप्राय क्या है? 10 दिन है तो इसका अभिप्राय आपको पूछा है कि 10 दिन का मतलब क्या हो गया। देखो पदार्थ का पूर्ण विघटन, मतलब अपन बात करें इसका मतलब पूर्ण विघटन, इसको नष्ट होने में 20 दिन होगा और ये 40 दिनों में हो जाएगा पूरे तरीके से नष्ट। इसका जो 3/4 भाग है, 3/4 भाग है वो 20 दिनों में हो जाएगा, नहीं। देखो वैसे देखा जाए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो 10 दिन आयु बोल रहा है तो इसका 3/4 जो भाग है, 3/4 जो भाग है तो वो क्या होता है, उसको विघटन होने में 20 दिन लग जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, ये आपको पूछा रहा है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो पहले ये जानो कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकवेरल, हेनरी बेकवेरल, ठीक है। तो हेनरी बेकवेरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, ठीक है, ये सभी को पता है। देखो ये बात आप जान गए कि इसने इसकी खोज की थी, और बेक्वेरल इसकी इकाई मानी जाती है, एंड क्यूरी भी इसकी इकाई मानी जाती है, यूनिट मानी जाती है, ठीक है। ये याद रखना, 2 यूनिट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 ये मैंने बताया काफ़ी मोस्ट है। रेडियो सक्रियता किसका गुण हो जाएगा, नाभिक का गुण हो जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी किसका गुण हो जाएगा, नाभिक का गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांड में यूरेनियम से, देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपका HW क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देखो बहुत इजी क्वेश्चन लाया हूँ। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ब्रांड में यूरेनियम मतलब यूरेनियम कहाँ से कहाँ तक, ब्रांड में से 236 है, लेकिन जब इसका ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं कहाँ से, यूरेनियम 87 से 224, क्या बोल रहा हूँ, 224 बोल रहा हूँ। तो देखो पहले तो ये देखो कितने कम है, यहाँ पे ब्रांड में होने में कितने चाहिए, ब्रांड में होने में चाहिए 4, कितने चाहिए, 4 चाहिए। देखो 7 4 कितने होते, 5 चाहिए, 5, तो 5 चाहिए तो क्या हो गए 5, और यहाँ पे कितने चाहिए, वहाँ पे तो खुद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यदि अपन यहाँ पे 5 चाहिए तो देखो सीधी सीधी बात है कि 3 अल्फा और 1 बीटा चाहिए, 3 अल्फा और 1 बीटा उत्सर्जन होगा, क्या होगा, 3 अल्फा 1 बीटा उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है। पृथ्वी की आयु का आकलन करेंगे यूरेनियम डेंटिंग से, किससे, यूरेनियम डेंटिंग से। और जीवाश्म आयु का जो आकलन करते हैं अपन, जीवाश्म आयु का आकलन वो किससे करते हैं, वो करते हैं कार्बन डेंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या होती है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक आप खुद देख सकते हो, ये देख लो, ऐसा भी आपने देखा होगा, यहाँ पे 8 है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा, मतलब 8 16 8 17 और 8 18, तो मतलब 3 समस्थानिक हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो रक्त कैंसर बोल रहा है, मतलब ब्लड कैंसर, ब्लड में आ गया। और यहाँ पे इसको ब्रेन ट्यूमर भी कह सकते हो आप, ब्रेन ट्यूमर का भी इसका जो है मतलब इसी में आइसोटोप काम में आएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या फिर सोडियम 24। देखो पहले याद देखो कि जो परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का जमाने वाला होता है उसमें कौन काम में आता है, उसमें आता है सोडियम 24, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और जो कोबाल्ट है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है कि जो ब्लड ब्रेन ट्यूमर वगैरह होते हैं तो उसको नियंत्रित करने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है, आइसोटोप मतलब समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है। विद्युत संयोजक का मतलब जानते हो ना, इलेक्ट्रिक, मतलब प्लस और माइनस होना जरूरी होगा। प्लस और माइनस देखो CCl4 में नहीं होगा, N2 में भी नहीं होगा, CH4 में भी नहीं होगा, लेकिन CaCl2 देखो Ca तो प्लस का हो जाएगा और Cl माइनस का हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन अणु में होता है, मीथेन अणु किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। देखो मीथेन अणु की पहले स्ट्रक्चर बना लो, ये लो स्ट्रक्चर भी बन गई, देख लो। तो मीथेन अणु बन गया, इसमें क्या होता है, कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एकल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसलिए एकल सह संयोजक बंधन होता है। क्या होता है, एकल सह संयोजक बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक संरचना वाला अणु, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रैखिक संरचना वाला अणु आपको पूछा जा रहा है। तो देखो CO2 NO2 SO2 SiO2, देखो तीनों रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि जो कार्बन है इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका ही होगा रैखिक संरचना वाला, और बाकी के नहीं होंगे, बाकी के कई के इस पे देखो लोन पेयर पाया जाता है, इसलिए इसकी नहीं होगी। ये देखो रैखिक संरचना वाला अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया, इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो इतने छोटे में, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगा दिया करो, तो ऑक्सीजन की भी यहाँ पे अभी तो +2 आ जाएगी यहाँ पे, तो इस प्रकार तो +2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब सिल्वर Ag, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट विलियन में डुबोते हैं तो विलियन का रंग बदलकर नीला हो जाएगा, किस प्रकार हो जाएगा, नीला। तो ऐसा किस लिए होता है, मतलब नाइट्रेट विलियन में देखो कॉपर और सिल्वर का काम हो रहा है यहाँ पे। कॉपर जो होता है सिल्वर की अपेक्षा
अधिक आसानी से अपचयित होता है, या फिर जो सिल्वर होता है Ag होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है कि जो सिल्वर होता है जो कि Ag होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। सभी को पता है ये क्वेश्चन, सभी याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। और कम जो है, अब देखो 7 हो गया, 7 से कम वाला किसके लिए आ जाएगा? 7 से कम वाला किसके लिए आ जाएगा? 7 से कम कम वाला आ जाएगा अम्लीय के लिए, और ज़्यादा वाला किसके लिए आ जाएगा? क्षारीय के लिए, ठीक है। और यदि बात करें दूध का पीएच की, दूध का पीएच कितना होता है? 6.6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को अम्लीय जो अम्ल समूलता की जो अम्लता के क्रम में अपने को सेट करना, तो देखो सेट करने वाला क्वेश्चन एक जो आएगा, लेकिन उस पर आपके अलग आएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इजीली देख लेना, टाइम आपके पास काफ़ी है अभी देखने के लिए। आदर्श गैस, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कि आदर्श गैस समीकरण होता है, क्या होता है? PV = NRT। क्या होता है? PV = NRT, ठीक है, ये होता है। तो इसमें जो आर है ये क्या सूचित कर रहा है, इतना मुझे बता दो, डिनोट क्या कर रहा है? सभी को पता है गैस नियतांक है, ठीक है, गैस नियतांक है, लेकिन ये गैस नियतांक क्या कर रहा है? देखो देखो यहाँ पे यदि एन की जगह 1 रखें तो ये देखो 1 मोल को डिनोट करता है, तो 1 मोल गैस को ये डिनोट कर रहा है, अभी 1 ग्राम को नहीं कर रहा है, गैस के किसी परमाणु को वैसे नहीं करेगा, और ओल तो वैसे ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार होगा, तो याद रखिए किसी गैस का वाष्प घनत्व होता है उसके अणुभार का 2 गुना होता है, मतलब 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित किसके जरिए कर सकते हैं? तो जाइमेज, आपने नाम सुना होगा, जाइमेज की उपस्थिति लेकर अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं किसको? ग्लूकोज को, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा पहले ये कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को कहाँ रख सकते हैं? सुरक्षित जल में, सभी को पता है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण किस प्रकार होगा? देखो अभी बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होगा विपरीत। कैसे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक इस प्रकार बढ़ जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी आते हो उसमें, तो एक इस पर रह जाएगा, उल्टा बढ़ते इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हमेशा सदैव समान नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत, यहाँ पे लिख लेना, परत जम जाती है? तो कौन सी धातु है? वो तांबा है, ठीक है, तांबा। तांबे को देखो हवा में रख देना तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी? एक हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो है कठोरतम धातु प्लेटिनम हो जाएगी। देखो प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं, ठीक है, सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद सोना। देखो ये काफ़ी कठोरतम और काफ़ी महंगी धातु भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन आपको दिया रखा है कि सबसे हल्की धातु बताओ। पहले तो हल्की धातु बताओ फिर भारी धातु। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है, भारी एंड हल्की धातु बतानी है आपको। इतना ही पढ़ेंगे और नए वीडियो के साथ आएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए कि आपका जो है BSF में सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी नई वीडियो समझ लेते। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।